डालता है, कांग्रेस पार्टी को यह लगता है कि कांग्रेस पार्टी संविधान, कानून और तमाम नियमों के ऊपर है। टुडे द कांग्रेस पार्टी continues to live in the sense of entitlement and arrogance despite being booted out of power, thinking that it is above constitution, law and all the rules and norms of this country. और इसीलिए आज जो कांग्रेस ने अपने अधिकृत मंच से एक प्रेस वार्ता की जिसमें केसी वेणुगोपाल, जिसमें अजय माकन और उनके अन्य नेता वहां पर मौजूद थे, वो दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एक मानसिकता का परिचायक देते हुए कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, या यूं कहें कि पहले करो चोरी और फिर सीना जोरी। The Congress Party, which believes it is having a sense of entitlement to consider itself above the constitution and law, today projected the old adage that we are very used to, चोर मचाए शोर, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे. And the reason why I presume the Congress does it is because it feels that the royal family of the Congress party, the first family of the Congress party, should be subjected to no rules and laws in this country. We have seen in the past that when the Yuvraj, the Shahzada of Congress party, was convicted by a court, their leader Pramod Tiwari said very arrogantly, with almost a sense of entitlement, that how can the courts convict Rahul Gandhi? कांग्रेस पार्टी को लगता है कि उसका जो प्रथम परिवार है, जो शाही घराना है, वो तो संविधान और कानून के इस प्रकार के ऊपर है कि उनके ऊपर कोई कानून या संविधान लागू ही नहीं हो सकता. इसका एक परिचय तब मिला था जब प्रमोद तिवारी ने, राहुल गांधी जब ओबीसी को गाली देने के लिए, अपमान करने के लिए कन्विक्ट हुए थे, तो उन्होंने एक चैनल से कहा था कि गांधी परिवार के लिए तो अलग कानून होना चाहिए, ये आम आदमियों के लिए जो कानून होता है उसमें कैसे आपने कन्विक्ट कर दिया, सजा देंगे राहुल गांधी और गांधी परिवार को. तो इसी मानसिकता से जो ग्रसित है, आज इनको लगता है कि इन पर कोई कानून लागू नहीं होना चाहिए, और इसीलिए कांग्रेस की मानसिकता देखिए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हमसे 200 करोड़ की वसूली की जा रही है. कानूनी प्रक्रिया को वसूली कह रहे हैं 200 करोड़ की. कहते हैं अधिकृत मंच से कि यह फाइनेंशियल टेररिज्म किया जा रहा है हमारे खिलाफ. चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसलिए हमें आर्थिक रूप से पंगु बनाने की चेष्टा की जा रही है. और कहते हैं कि वायलेशन तो कुछ लाखों रुपए का है, छोटा मोटा वायलेशन है. भाई इतना छोटा वायलेशन है तो इसमें क्या है सजा, तुम भी चुप मैं भी चुप हो जाते हैं. यह आज कांग्रेस पार्टी ने अपने इस स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा. पहले तो ऐसा लगता है कि झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखे तिन तैसी. मतलब कि जिसका चरित्र, जिसकी विचारधारा और जिसके कुकर्म केवल लूट और वसूली के ही रहे हैं, और लूट और वसूली तो नेहरू जी के जमाने पे ही शुरू हो गई थी, जीप स्कैम से लेकर फिर सोनिया जी और राहुल जी का जमाना आया तो उसमें महादेव के नाम पर भी लूटने का, जिनका वसूली का, लूट का चरित्र रहा है, उसको आज एक कानूनी संवैधानिक प्रक्रिया, जो टैक्स की प्रक्रिया जो आम लोगों पर, आप पर और मुझ पर लागू होती है, वो भी उसको वसूली लग रही है. यह पार्टी सुशासन की बात करती है, यह कहती है कि छोटा मोटा वायलेशन था, इसमें क्या जरूरत थी कि हमसे रिकवरी कर रहे हो, और इसे फाइनेंशियल टेररिज्म बता रही. तो इसीलिए सबसे पहले जरूरी है कि तथ्य क्या है इसके, मैं आपके सामने बहुत ही संक्षिप्त में आपके सामने सारे तथ्य रख दूं, सारे जो पॉइंट्स है वो मैं आपके सामने रख दूं. कांग्रेस पार्टी के ऊपर 135 करोड़ का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा एक डिमांड किया गया. उनके ऊपर 103 करोड़ का एक असेसमेंट आया था 2018-19 में, और उसको 2018-19 से वो पे नहीं हुआ है, तो उस पर एक टैक्स कंपोनेंट जुड़कर 32 करोड़ का टैक्स कंपोनेंट जुड़कर वो 135 करोड़ का कुल मिलाकर उनके ऊपर आउटस्टैंडिंग डिमांड था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा. ये असेसमेंट, जिसे कहते चुनाव पास आ गए तो इसलिए हमें आर्थिक रूप से पंगु बनाया जा रहा है, ये असेसमेंट 6 जुलाई 2021 को हुआ.
डेट नोट कीजिए, द असेसमेंट अंडर विच इट वॉज सेड दैट द कांग्रेस हैज टू पे 135 करोड़ रुपीज, दिस वॉज डन इन 2021 6th of July. आज कांग्रेस पार्टी कहती है कि पॉलिटिकल पार्टीज को टैक्स नहीं भरना होता. यह बात सही है. आमतौर पर सेक्शन 13A के तहत इनकम टैक्स एक्ट के पॉलिटिकल पार्टीज को वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन पर टैक्स नहीं भरना होता है, वो एग्जेम्प्टेड होते हैं. यह बात यहां तक सच है. पर उस 13A के सेक्शन में प्रोवाइजो भी है, और इस प्रोवाइजो में अगर आप 13D देख लें या अन्य प्रोविजोस देख ले या अन्य प्रोविजंस देख ले, इफ यू कंसिडर द प्रोविजोस गिवन टू सेक्शन 13A in which an income tax is exempted, liability is exempted for political parties, the conditions have been laid down. इसमें कुछ कंडीशंस है जिसको फॉलो करनी, मतलब रिटर्न्स टाइम पे फाइल करना है, जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है वो 2000 रुपए से ऊपर नहीं हो सकते. मतलब सारे कंट्रीब्यूशंस पर या सारी इनकम पर एक ब्लैंकेट कवरेज नहीं है एग्जेम्पशन का. कमर्शियल, आप अगर रेंट कमा रहे हैं, कमर्शियल इनकम कमा रहे हैं, तो वो एग्जेम्प्टेड नहीं है. वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन 2000 तक की मात्रा तक एग्जेम्प्टेड है. ये तो कानून का मामला हो गया. तो कांग्रेस पार्टी पहले अगर कानून को कोट करती है तो कानून को ठीक से कोट करे. बहरहाल ये जो असेसमेंट हुआ था, ये 2021 में जुलाई में असेसमेंट हुआ. इस असेसमेंट को 28 मार्च 2023, चुनाव से कहीं दूर है हम लोग, इसको एक एपेलेट कमिश्नर ने कंफर्म भी किया. इस बीच में कांग्रेस पार्टी ने एक अपील फाइल की. आपके पास सुविधा होती है कानून के माध्यम से कि यदि आपको कोई असेसमेंट ठीक ना लगे तो आप एक असेसमेंट को अपील कर सकते हैं. कांग्रेस पार्टी ने उस असेसमेंट को अपील किया, और कांग्रेस पार्टी ने जब इस असेसमेंट को अपील किया तो जैसा कानून सबके लिए होता है, एओ जो होता है, असेसमेंट ऑफिसर जो होता है, उसका कानून जो है, उसका लॉ जो है बड़ा क्लियर है कि आपको 20% डिपॉजिट करना है और उसके बाद आपको जो भी आगे की कार्रवाई करनी है. इसका मतलब कायदे से कांग्रेस पार्टी को 21 करोड़ रुपए डिपॉजिट करने थे, चाहे उसका आउटकम जो भी आए, वो अपील खारिज हो या अपील अपहेल्ड हो, इसमें कोई लीवे नहीं है किसी के लिए भी. आम नागरिक के लिए, किसी के लिए 20% डिपॉजिट करना होता है, मतलब 21 करोड़ डिपॉजिट करना है. यह अपील वैसे डिसमिस कर दी जाती है. इसका मतलब कि 21 करोड़ रुपए तो 20% जो है वो तो आपको भरना ही था. कांग्रेस पार्टी 21 करोड़ की जो राशि डिपॉजिट करने के बदले वो मात्र 78 लाख रुपीस डिपॉजिट करती है. और जो 28/10/2021 का जो ऑर्डर आता है फिर उसको कांग्रेस पार्टी चैलेंज नहीं करती. कांग्रेस पार्टी चैलेंज नहीं करती. 21 करोड़ की मांग थी, ओरिजिनल असेसमेंट तो 135 करोड़ का हो गया था, 21 करोड़ डिपॉजिट करना था, उसमें से भी 78 लाख कांग्रेस डिपॉजिट करती है. यह उनके गुड गवर्नेंस का एक परिचायक है कि टैक्स लायबिलिटी जो इतनी आ रही है उसको टाइम से भी ना भरना, और जब असेसमेंट ऑफिसर और उसके बाद की अपील में कंफर्म हो जाए, कमिश्नर भी कंफर्म कर ले, तब उसके बाद भी 21 करोड़ के बदले 78 लाख देना. फिर कांग्रेस पार्टी ने एक सेकंड अपील की मई 2023 में. घटनाक्रम आपको मैं बता रहा हूं, उसमें भी कोई स्टे नहीं मांगा. इस बात को नोट कीजिए बड़े स्पष्टता से कि सेकंड अपील फाइल करते वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने कोई स्टे नहीं मांगा. मई 2023 की बात है. और अक्टूबर 2023 में कांग्रेस पार्टी जो 21 करोड़ जमा करना था उसमें से 1.72 करोड़ रुपीस और जमा करती है. 78 लाख पहले और फिर उसके बाद ये 1.72 करोड़. मतलब कुल मिलाकर 21 करोड़ जो मिनिमम 20% आपको डिपॉजिट करना है, उसमें से अभी तक 2.5 करोड़ कांग्रेस ने दिए. देना तो वैसे 135 करोड़ रुपए. कोई स्टे एप्लीकेशन कहीं पर भी नहीं. जब कोई स्टे एप्लीकेशन नहीं है, जब आपकी अपील जो है वो डिसमिस हो रही है, तो इनकम टैक्स ऑफिसर और डिपार्टमेंट के पास कानून के तहत सेक्शन 226 में यह अधिकार है, और मैं आपको पढ़कर भी सुना सकता हूं, हालांकि
226 आप लोग भी इनकम टैक्स एक्ट का देख लीजिए, 226(3) में वो अधिकार है ऑफिसर के पास कि जितना भी पैसा रिकवर करना है उसके लिए वो पेंडिंग अमाउंट जो है एसएससी से वो उसको रिकवर करे। तो उसके तहत जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई शुरू हुई है। इसमें मैं आपको यह भी बता दूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बड़प्पन आप कह सकते हैं कि इस प्रकार का है कि जो अब 65 करोड़ रुपए जिसकी बात हो रही है जो लिए गए हैं, वो 65 करोड़ रुपए का भी डीडी जो है, डिमांड ड्राफ्ट जो है, उसको एनकैश नहीं किया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ, आपके सामने मैंने सारे फैक्ट्स तथ्यात्मक रूप से रखे हैं कि एक असेसमेंट आता है। वो असेसमेंट इसलिए आता है क्योंकि आपने कानून का उल्लंघन किया, तो आप एग्जेम्पशन के लिए आप एग्जेम्पशन नहीं ले सकते। उस असेसमेंट पे आप अपील करते हो, अपील में कहा जाता है 20% डिपॉजिट करना है। वो असेसमेंट का अपील जो है वो खारिज हो जाता है, उसको रिजेक्ट कर देती है पहली लेवल की अपील्स पे। आप उसमें से कुछ राशि पैसे दे देते हैं, कोई स्टे नहीं मांगते, उसको आप लोग लीगली चैलेंज नहीं करते। जब दूसरी बार अपील में जाते हैं वहां से भी कोई स्टे नहीं है, और जब कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाती है तो कांग्रेस पार्टी यह कहेगी कि नहीं नहीं, यह फाइनेंशियल टेररिज्म हो रहा है। कांग्रेस पार्टी को पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल टेररिज्म क्या था। अगर यह देखना है तो अभी अभी भारत सरकार की ओर से एक व्हाइट पेपर जारी किया गया है। 2004 से लेकर 14 तक जो फाइनेंशियल कुकर्म इस देश में किए गए हैं मनमोहन सिंह जी की सरकार, जिसे संचालन करने का काम सोनिया गांधी जी के दफ्तर से होता था, उसको दरअसल फाइनेंशियल टेररिज्म की कैटेगरी में जरूर रखा जा सकता है। डबल डिजिट इन्फ्लेशन होना, अर्थव्यवस्था को फ्रेजाइल 5 में पहुंचा देना, और जितने 60 वर्षों में लोन नहीं दिए गए थे उससे ज्यादा मात्रा में लोन दे देना 6 वर्ष के कार्यकाल में, जिसकी वजह से वो सारे लोन एनपीए में तब्दील हो जाए और वो एनपीए को छुपाना, और हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की पूरी स्थिति को बिगाड़ने का काम करना, यह फाइनेंशियल टेररिज्म होता है। यदि इसकी और अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो जयराम रमेश जी और केसी वेणुगोपाल जी दोनों को मैं यह सलाह दूंगा कि व्हाइट पेपर जरा गंभीरता से पढ़ लें। वो फाइनेंशियल टेररिज्म क्या होता है, कैसा होता है, वो सारी चीजें पता चल जाएगी। पर ये वो लोग हैं जो कानूनी प्रक्रिया का कितना सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में झूठ बोलना राहुल गांधी के द्वारा रफाल के विषय में, जिसपे फिर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा और उनको सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर नाक रगड़कर माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने एक स्टेटमेंट एट्रीब्यूट किया था, चौकीदार चोर है वाला। कोर्ट का कितना आदर करते हैं कि जब कोर्ट राहत नहीं देती नेशनल हेराल्ड स्कैम में, और हाईएस्ट कोर्ट तक इन्होंने जाकर कहा कि इन केस को क्वाश कर दो, कोर्ट राहत नहीं देती, एजेंसी इन्वेस्टिगेशन के लिए ज्वाइन करने के लिए बुलाती है, तो सड़कों पर आगजनी और दंगे वाली स्थिति निर्माण कर देना, यह कांग्रेस का चरित्र है और यह कांग्रेस का सम्मान भाव है, जिस प्रकार से वो संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करती है। यह वो कांग्रेस पार्टी और गठबंधन है कि इनके साथी लालू प्रसाद यादव 4 बार कोर्ट के द्वारा कन्विक्ट हो चुके हैं। यहां पर तो कोई कानूनी प्रक्रिया, एजेंसी की प्रक्रिया नहीं है। कोर्ट ने 4 बार कन्विक्ट किया लालू प्रसाद यादव को, पवन मुड़ी 1 बार कन्विक्टेड है। फिर भी कहते हैं कि ये सामाजिक न्याय के मसीहा है, जिन्होंने गौ माता का चारा चोरी कर दिया, कन्विक्ट 4 बार हुए कोर्ट के द्वारा, जो नो रिलीफ कोर्ट के द्वारा। पर ये कहते हैं कि हम लोग कट्टर ईमानदार हैं, हम लोगों ने चोरी और भ्रष्टाचार नहीं किया है। तो आज इसीलिए जो कोर्ट के फाइनल जजमेंट को नहीं मानते, जो कोर्ट के दिए गए आदेश को नहीं मानते, आज जब इनकम टैक्स के बार बार असेसमेंट ऑर्डर जो कंफर्म हुए हैं ट्राइब्यूनल के द्वारा, उसको कहां मानेंगे? और उसमें भी उनको वसूली नजर आ रही है। वैसे इन्होंने एक चिंता जाहिर की, जयराम रमेश ने और केसी वेणुगोपाल जी ने चिंता यह जाहिर की कि बताइए ये क्या तरीका हुआ, चुनाव पास है, हमारे पैसे जो चुनाव में लगाने थे वो सारे पैसे अब इनकम टैक्स ले लेगा, तो हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? तो क्योंकि मेरा पुराना इतिहास कांग्रेस का रहा है, आप जानते हैं, तो मैं उनको मुफ्त की सलाह दे देता हूं। एक मुफ्त की सलाह उनको यह है
पूर्व कांग्रेसी होने के नाते कि वो एक आपके सांसद है धीरज, उनके यहां 350 करोड़ रुपए एक ही कमरे में मिल जाता है। ये तो फिर भी 135 करोड़ रुपए का डिमांड है इनकम टैक्स के द्वारा, उनके पास तो दुगने बस एक कमरे में पड़े हुए हैं। तो ये डोनेशन फॉर देश वगैरह और ये सब कहना और ये सब विक्टिमहुड कार्ड खेलने के बदले वो धीरज जी को एक फोन लगाइए, वो 350 करोड़ से ज्यादा भी बंदोबस्त कर सकते हैं आपके लिए। वैसे भी आपने उनके ऊपर कोई कार्रवाई तो की नहीं है, आपने तो केवल इतना कह दिया कि वो जाने पैसा उनका है, हम कैसे जवाब दे। वैसे पूरे देश में आप अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, पूरे देश में आप जो है कहते हैं कि इसका क्लैरिटी होना चाहिए, क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। तो जब आप धीरज साहू को ना निकाला है, आपके पार्टी का सम्मानित सदस्य भारत जोड़ो और न्याय यात्रा वगैरह में चलते भी है राहुल जी से कंधा मिलाकर, तो वो पैसे मंगवा के चुनाव लड़ लीजिए। वैसे भी चुनाव में काले धन का इस्तेमाल करना और इस प्रकार की संपत्ति का इस्तेमाल करना ये तो आपके आम चरित्र का हिस्सा है। परंतु कृपया करके कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया को इस प्रकार से प्रेजुडिस करने का और इस प्रकार से उसको कलंकित करने का दुष्कर्म और अपने आप को और प्रथम परिवार को, शाही परिवार को संविधान और टैक्स लायबिलिटी और सारी कानून और नियम के ऊपर समझने का कम से कम महापाप मत कीजिए। यह स्पष्टीकरण आना बहुत जरूरी था। इससे अतिरिक्त या इस पर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जी देखिए, जो अभी आपने जिक्र किया है कोलकाता के हाईकोर्ट की, जो बहुत सख्त टिप्पणियां और आदेश आया है, मुझे लगता है कि ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जीत है, ये भारत के लोकतंत्र की जीत है, ये बोलने की आजादी की जीत है, ये संदेश खाली में प्रताड़ित हुई शाहजहां के द्वारा उन महिलाओं की जीत है। और आज इस मंच से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हो चुका है ममता बनर्जी और उनकी सरकार को? इतनी निर्ममता वाली सरकार। आज एक टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस नहीं, मैं कह सकता हूं तालिबानी मानसिकता और कल्चर बन चुका है कि एक तरफ जो शाहजहां हिंदू महिलाओं का बलात्कार करवाता है, जो उनका शारीरिक शोषण करवाता है और सिस्टमैटिक तरीके से संदेश खाली की महिलाएं, जो खास करके अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाली महिलाएं, उनका शोषण और बलात्कार होता है, उनके अपराधियों को पकड़ने के बदले कभी आप किसी पत्रकार को पकड़ लेते हैं, कभी आप सुकांता मजुमदार और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ताओं को डिटेन कर लेते हैं, डेलीगेशन को रोकते हैं जाने से, और कभी कोई सत्य की बात करता है वहां के तो उसके ऊपर प्रहार करते हैं। यह किस प्रकार की मानसिकता है? यह रविंद्रनाथ टैगोर जी की भूमि है, जहां पर कहा जाता है माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। पर आज ममता बनर्जी के शासनकाल में जिस प्रकार से मीडिया अंडर अटैक है, ऑपोजिशन अंडर अटैक है और महिला असुरक्षित है, और ये कोई पहली बार नहीं है इस प्रकार का टेम्पलेट ऑफ रिस्पांस ममता जी की सरकार के द्वारा। पार्क स्ट्रीट रेप केस होता है तो उसमें भी महिला पर आरोप लगा दिया जाता है, नाडियाड रेप केस होता है तो महिला पर आरोप लगा दिया जाता है, पोस्ट पोल वायलेंस में कई सारी महिलाओं के साथ बलात्कार, अभद्रता होती है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचता है तो उन्हीं के ऊपर दोष डालकर जो ये तालिबानी मानसिकता और कल्चर वाले अपराधी है उनको बचाने का काम किया जाता है, क्योंकि वोट बैंक का मामला है। और आज भी वही घटनाक्रम लगभग चल रहा है। और इनके नेताओं के रिस्पांस क्या है? क्योंकि मैं डिबेट्स में प्रतिभाग लेता हूं, तृणमूल कांग्रेस की एक नेत्री आकर कहती है कि रेप का वीडियो फुटेज दिखाइए। रेप का वीडियो फुटेज होगा क्या? रेप का वीडियो फुटेज? इनके एक नेता कहते हैं स्क्रिप्टेड एक्टर्स है, और स्वयं ममता बनर्जी असेंबली में खड़े होकर शाहजहां शेख को क्लीन चिट दे देती है। 50 दिन हो चुके हैं लगभग। कहां है शाहजहां शेख? शाहजहां शेख को पकड़ने में जो पुलिस असफल है, वो पत्रकारिता को
बंद करने के लिए, काल कोठरी में डालने के लिए तत्पर है। और जो पत्रकार सवाल पूछे उनको तो जेल से भेज देंगे, जो पत्रकार सवाल पूछे उसे 11-11 साल तक केस झेलना पड़ता है, और जो चाटुकारिता करे उन्हें अवार्ड और रिवॉर्ड दे दिया जाता है अलग अलग प्रकार के, किसी को राज्यसभा, किसी को और कुछ। पर जो पत्रकार डट कर सवाल पूछता है उसको काल कोठरी में डाल रहे हैं, पर जनसभा में इसका जवाब मिलेगा, जनसभा में इसका जरूर जवाब मिलेगा। इसीलिए ममता जी, आपको बताना चाहिए कि संदेश खाली की महिलाओं का गुनाह क्या है। और केवल ममता जी नहीं, जो अमूमन इन विषयों पर बड़े डेलीगेशन बनाकर पहुंचते अलग अलग राज्यों में, प्रियंका वाड्रा जी हो, राहुल जी हो, मुझे पता नहीं उनका एक भी ट्वीट, क्योंकि पत्रकारिता की आजादी के लिए, बोलने की आजादी के लिए, संवैधानिक अधिकारों के लिए और महिलाओं के लिए इन्होंने लगातार ट्वीट पर ट्वीट किए हैं। आज वो ट्वीट क्यों नहीं आ रहे, आज वो वक्तव्य क्यों नहीं आ रहे उनकी तरफ से? संदेश खाली से जो संदेश जा रहा है ये किसी से भी छिपा हुआ नहीं है कि एक शाहजहां और उसके शारीरिक सेक्सुअल शोषण के बचाव के लिए जिस प्रकार से सत्य की आवाज को दबाया जा रहा है, आज का जो आदेश आया है ये भारत के रिपब्लिक के लिए एक बड़ी जीत का विषय है। ऐसा है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी नंबर 1 तो पहले से ही थे। टेस्ट से लेकर, दवा से लेकर दारू तक भ्रष्टाचार, शराब घोटाले से लेकर शीश महल तक, कक्षा से लेकर बस घोटाले तक। पर सवाल यह बनता है अरविंद केजरीवाल जी से कि कब तक ये एबीसीडी चलेगा? ए फॉर अवॉइड समन, बी फॉर भाग जाओ फ्रॉम समन, सी फॉर कवर अप करो और डी फॉर डाइवर्ट करो। यदि कोई छिपाने वाली बात नहीं है, चोर की मूंछ में तिनका नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे आप डरते हैं, तो आइए, और समन आता है तो एजेंसी के सामने पेश होइए। यह कानूनी प्रक्रिया है। आप तो गए थे ना चैलेंज करने के लिए, आज तक तो समन क्वॉश नहीं हुआ ना। और जिस मामले को ये लोग विद्वेष की भावना, वेंडेटा पॉलिटिक्स, समय कम है इसलिए मैं नहीं प्ले कर रहा हूं, परंतु इन्हीं की जो साथी है कांग्रेस पार्टी, जिनके साथ एक समय पर तो ये अलग रुख लिया करते थे, कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि शराब घोटाला हुआ है, अरविंद केजरीवाल मास्टरमाइंड है, तो क्या वो भी विद्वेष की भावना कर रही है? सुप्रीम कोर्ट ने 338 करोड़ रुपए का बताया है कि कम से कम इतना मनी ट्रेल मिल चुका है। मनीष सिसोदिया से लेकर संजय सिंह तक, विजय नायर तक बेल नहीं मिल रही, राहत नहीं मिल रही। वर्ष हो गया है, 1 वर्ष से ज्यादा हो चुका है विजय नायर को। तो क्या कोर्ट्स भी जो है वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रही है? इसीलिए केजरीवाल जी, आज शराब घोटाले पर जो मूल सवाल इस मंच से बार बार भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली भाजपा पूछती आ रही है, 2.5% से 12% कमीशन कैसे हुआ, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को कैसे ठेका दे दिया, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कैसे आ गए, होलसेल आपने प्राइवेट सेक्टर को रवि धवन कमेटी के खिलाफ जाकर कैसे दे दिया, और कितना पैसा आया जिसकी वजह से इस पूरी शराब पॉलिसी को ट्वीक किया गया। और यदि भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो ये नई पॉलिसी को हटाकर पुरानी पॉलिसी पर क्यों गए? पर देखिए, एक बात अनोखी है, अरविंद केजरीवाल उंगली पकड़ते थे अन्ना जी का, तब वो कहते थे पहले इस्तीफा फिर जांच। आज नो इस्तीफा, नो जवाब, नो जांच, क्योंकि लालू जी के अब वो संगत में है। और समय ऐसा बदलता है कि सियासी धर्मांतरण किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल का हुआ है, उसका एक और प्रमाण उनका ये भगोड़ा बनना है। देखिए, राहुल गांधी विवशता राजनीतिक रूप से इस प्रकार से महसूस कर रहे हैं और उनके अहंकार की कोई सीमा नहीं है। कभी वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के युवा शराबी है, नशेड़ी है। उत्तर प्रदेश के विषय में और उत्तर प्रदेश और बिहार के विषय में उनके साथियों ने भी अलग अलग प्रकार के वक्तव्य दिए, वो हमारे सामने हैं। और आज जिस प्रकार की मैं समझता हूं कि राजनीतिक पटल पर जो नॉन राजनीतिक व्यक्ति होते हैं उनके विषय में ऐसी टिप्पणी करना जिसमें मूल महिला विरोध, मिसोजिनी और पेट्रियार्की या महिला विरोधी जो मानसिकता है वो दर्शाते हैं, ये नाचने वाली कहना किसी को
कि वो अपने फादर इन लॉ के साथ नाच रही हैं। इस प्रकार की टिप्पणियां करना, मुझे लगता है कि इसके ऊपर तो कांग्रेस की जो महिला नेत्रियां हैं, जो अक्सर महिलाओं के विषय पर बोलती हैं, वीडियोस भी वगैरह बनाती हैं, काफी चीख कर बोलती हैं, चिल्ला कर बोलती हैं, सुप्रिया श्रीनेत है, प्रियंका वाड्रा जी है, इनको बताना चाहिए कि क्या ऐसी टिप्पणियां किसी भी महिला के लिए, खास करके जिन्हें हम कहते हैं अकम्प्लिश्ड महिलाएं, कर्नाटका से बहुत अकम्प्लिशमेंट लेकर ऐश्वर्या जी अपने इस मकाम पर पहुंची है, इस पर शायद सिद्धरामैया जी को भी बोलना चाहिए कि कर्नाटका से आने वाली एक महिला का इस प्रकार का अपमान क्या वो सहन कर सकते हैं। इसके ऊपर, उनकी महिला विरोधी मानसिकता के ऊपर बताना चाहिए। परंतु राहुल गांधी से अपेक्षित है, जिस व्यक्ति ने मंदिर में जाने वाले महिलाओं को छेड़ते हैं, ओबीसी समाज के बारे में अभद्र टिप्पणियां करना जिससे वो कन्विक्ट हुए हैं, और जिसकी पार्टी का चरित्र ही ये रहा हो कि हिंदू टेरर, हिंदुत्व इज लाइक आइसिस एंड बोको हराम, और अलग अलग टिप्पणियां, गाली गलौज, मोदी जी की कब्र खुदेगी, मोदी जी भस्मसूर, गंगू तेली, इस प्रकार से नीच उनकी जातियों को लेकर करके टिप्पणी करना, तो जिनका ये चरित्र रहा है उनके राजनीतिक डीएनए में इसी प्रकार की टिप्पणियां करना ये स्वाभाविक सी बात है। परंतु ये उनके राजनीतिक विवशता का और अहंकार भाव का एक और महिला विरोधी मानसिकता का एक और प्रमाण है। देखिए, मुझे लगता है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो ये तथाकथित इमेजिनरी अलायंस है, ममता दीदी ने कहा कि मैं अकेले लड़ूंगी बंगाल में, ममता दीदी ने कहा कि मैं लेफ्ट के साथ कतई समझौता नहीं कर सकती, ममता दीदी ने कहा कि 40 सीटें कांग्रेस की नहीं आने वाली है, 2 सीटें लड़ना है तो लड़ लो। पंजाब के इसी दल के एक होनहार मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा सबसे छोटी कहानी अगर बच्चों को सुनानी है तो वो कहानी है एक थी कांग्रेस। सामने जवाब आया, एक था जोकर कांग्रेस के द्वारा। आए दिन खेरा की गिरफ्तारी पर कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को डिक्टेटोरियल कहती है, फिर कहते हैं कि हम केंद्र में आकर लोकतंत्र बचाएंगे इनके साथ। कभी महाराष्ट्र में, महाभारत का तो संजय संवाद अलग है, परंतु महाराष्ट्र का संजय संवाद अलग हो जाता है। एक संजय दूसरे संजय से कहते हैं, मतलब संजय राउत संजय निरुपम से कहते हैं कि आपकी पार्टी तो 0 से स्टार्ट करेगी। संजय निरुपम संजय राउत से कहती है आपकी तो टूटी हुई पार्टी है, ये तो पूरी पार्टी ही नहीं है। फिर और दक्षिण में चले जाएं तो केरल में कांग्रेस पार्टी कहती है कि विजयन जी जो है वो भ्रष्टाचारी है, फैसिस्ट है, डिक्टेटर है, और सामने जवाब आता है कि वायनाड खाली करो, कम्युनिस्ट आती है। तो मुझे लगता है इस प्रकार की जब प्रतिक्रिया एक दूसरे के खिलाफ उन्हीं के साथी दे रहे हैं तो वही बताएं कि इनका गठबंधन है तो कहां है। और अगर कहीं पर मजबूरी में कुछ समझौते हो रहे हैं तो शुभकामनाएं। 2017 में जो फिल्म का हमने देखा था, लॉन्च भी हुई वो फिल्म को लोगों ने देखा भी, और वो फिल्म को लोगों ने रिजेक्ट भी कर दिया। यूपी को तो वो साथ पसंद नहीं आया 2017 में, उल्टा भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीटें जीत गई, और जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी थी उनको 7-8% वोट का घाटा ही हुआ। तो मुझे लगता है कि अब तो ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि दोनों लड़के हैं। मुझे लगता है कि 35 की उम्र के कम अगर कोई हो तो उनको तो लड़के वगैरह कह सकते हैं, युवाओं का हमें अपमान नहीं करना चाहिए। तो अगर ये दोनों लोग साथ आते हैं तो ये फिल्म पुरानी फिल्म है और इस फिल्म को लोगों ने पहले ही रिजेक्ट कर दिया है। चलिए, मुझे लगता है कि संविधान के तहत जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान है उसके दायरे में रहते हुए बात करनी चाहिए। अन्यथा मुझे लगेगा कि जो लोग खास करके अलग अलग प्रकार के नारे भी गढ़ते हैं जय भीम और जय मीम के, तो कम से कम भीम मतलब भीमराव बाबा साहेब आम्बेडकर जी की जो संविधान है उसकी अवहेलना करते हुए कोई बात नहीं रखनी चाहिए। चलिए, धन्यवाद। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का जो हिंदू विरोध है वो दिन प्रतिदिन अलग अलग रूप और रेखाएं ले रहा है। पहले तो ये प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारते थे, राम मंदिर का विरोध करते थे, हिंदुत्व आइसिस बोको हराम है, कांग्रेस के कर्नाटका के ही नेता हैं जिन्होंने कहा हिंदू गंदा शब्द होता है।
और अब जिस प्रकार से आधुनिक काल का जिजिया लगाया जा रहा है, आधुनिक काल में अगर कोई औरंगजेब मानसिकता का एक परिचायक दे रहा है, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से 10% का कर मंदिरों पर लगाना और वोट बैंक में बांटना, यह कांग्रेस पार्टी अपने हिंदू विरोधी चेहरे का एक और प्रमाण शायद देने के लिए उत्सुक है। और इसके पीछे कितना बड़ा वोट बैंक का कारण है, यह हम सभी लोग समझ सकते हैं। सेकुलरिज्म की परिभाषा क्या केवल और केवल हिंदुओं को गाली देना, हिंदुओं को अपमानित करना और हिंदुओं के खिलाफ भेदभाव करना, क्या कांग्रेस के लिए सेकुलरिज्म की ये परिभाषा बन चुकी है? हो सकता है ये उनके ही सेकुलरिज्म का हिस्सा है, क्योंकि सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक विरोध करना, इसकी मुखालफत करना उनके राजनीतिक डीएनए में रहा है। धन्यवाद।